Okay, so let us start, student. So, last lecture, as you know, last lecture we completed quasi contracts and we started with contingent contracts. Okay, the last part of our Indian Contract Act. And in last lecture, we discussed the meaning of contingent contract. What do you mean by exactly the definition of contingent contract? We have discussed two or three practical examples to understand what is contingent contract. And then we have discussed one very important definition given by Pollock and Mulla, that was regarding, what was that definition? Anyone? इसका हमने कल special definition पढ़ा, which is given by that two people, two persons. A special definition on collateral event. बच्चों मैं आपको बता दूं कि contingent contracts enforceable होगा कि not enforceable होगा, that will depend upon collateral event. I hope you understand. सो कोलैटरल इवेंट एक कंडीशन की तरह काम करता है. अगर वो कंडीशन हुआ तो अपना मेन कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा, वो कंडीशन नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा. सो कोलैटरल इवेंट मैं आपको बता दूं, कोलैटरल इवेंट इज जस्ट लाइक कंडीशन. इट इज नॉट, यू कैन से कंसिडरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट. इसका कंसिडरेशन के तौर पर है ये, ऐसा कोई पॉइंट बोलने का नहीं कि ये कंसिडरेशन के तौर पर है. एंड ना ही ये परफॉर्मेंस जो हमने प्रॉमिस किया है. बराबर है. मैंने कहा आपसे कि आई विल पे यू 1 लाख रुपीज इफ योर हाउस इज बर्न. तो योर हाउस इज बर्न, दैट इज कोलैटरल इवेंट. मैं ये नहीं कह रहा हूं आप घर जला दो. मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मैं 1 लाख रुपया देकर आपका घर जलाऊंगा. ये कोई मैं परफॉर्मेंस प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं आपको. मेरे 1 लाख रुपए के बदले घर जलना चाहिए, ये कोई कंसिडरेशन भी नहीं है. ये एकदम अलग बात है, ये एकदम टोटली डिफरेंट है. ये कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है एक्चुअली. कॉन्ट्रैक्ट क्या है? मुझे 1 लाख रुपया देना है, बरोबर है. एंड मैं 1 लाख तभी दूंगा जब आपका घर जलेगा. घर नहीं जलेगा तो मैं 1 लाख रुपया आपको नहीं दूंगा. सो बच्चों, मेरा 1 लाख रुपया देना या नहीं देना वो डिपेंड करता है आपकी कोलैटरल इवेंट पर. एंड वो कोलैटरल इवेंट क्या है? घर जलना या नहीं जलना. ओके, सो मैं एक 5 मिनट दे रहा हूँ वापस एक रिवीजन के तौर पर. तो बच्चों, हमने डेफिनेशन कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का पढ़ा. बराबर है कि कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक, पहली बात तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. इसे हम एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. बराबर है, क्योंकि एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट में बच्चों दोनों पार्टीज अपना प्रॉमिस जो देते हैं ना, वो विदाउट एनी कंडीशन होता है. आर यू गेटिंग दिस? मैंने अगर गुड्स डिलीवर करने का प्रॉमिस किया तो आपने भी मुझे पेमेंट करने का प्रॉमिस किया. ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट हो गया. इसमें इसमें कोलैटरल इवेंट कुछ नहीं है. ये एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है. गेटिंग दैट? बट बच्चों, जहां पर कंडीशन अटैच हो जाए, उसके होने ना होने पर अपना मेन कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करेगा. तो समझ जाने का बच्चों, वी कॉल दैट कॉन्ट्रैक्ट एज कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. एंड सेक्शन 31 ने डिफाइन भी किया है बच्चों. व्हाट इज कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग. ये मेन है बच्चों. कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग if some event collateral to such contract does or does not happen. एंड इसका मैंने एग्जांपल दिया था, मयूर सर वाला एग्जांपल याद करो, मॉनसून वाला एग्जांपल याद आया बच्चों? वो मैंने मेरे तरफ से एग्जांपल्स दिए थे. एंड बच्चों, इफ आई गो बाय योर टेक्स्ट बुक, so they have given very classical example of contingent contract. As I said in the last lecture, contract of insurance. बच्चों, this is contingent contract where इंश्योरेंस कंपनी का जो व्यक्ति है, मान लो मिस्टर ए, वो आपको प्रॉमिस कर रहा है टू पे, मिस्टर ए कॉन्ट्रैक्ट्स विथ बी टू पे ₹1 लाख इफ हाउस इज बर्न. यानी अगर आपका घर जला तो मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा. तो 1 लाख रुपया देना नहीं देना आपके घर जलने पर डिपेंड है.
तो इंश्योरेंस कंपनी का ऑब्लिगेशन कब आएगा पे करने का? जब आपका घर जलेगा। एंड अगर नहीं जला 1 साल के अंदर तो इंश्योरेंस कंपनी का कोई ऑब्लिगेशन है क्या? द आंसर इज नो। ये कोई वेजरिंग नेचर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बच्चों, बराबर है? ये कोई वेजरिंग नेचर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि ये होगा तो तुम देना, मैं नहीं होगा तो मैं दूंगा तुमको, ऐसा ऐसा कोई नहीं है। ये कोई विनिंग लूजिंग वाला केस नहीं है। हाँ देखो, ऐसा होगा तो ये ऐसा करना पड़ेगा आपको, बस दैट्स ऑल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, अच्छा इवन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये सब आप बोल सकते हो। हम एक्चुअली इन्हें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं, बट बच्चों आपकी भाषा में इसको कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा माना जाता है। दे आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो बच्चों उसके बाद बहुत सारे एग्जांपल्स हमने पढ़े। पुलॉक एंड मुल्ला का डेफिनेशन पढ़ा, फिर हमने एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े, 4 इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े, बरोबर है? कल हमने काफी वक्त लिया इसको डिस्कशन करने में। एंड बच्चों उसके बाद मुझे रूल्स पढ़ाने थे आपको, रूल्स रिलेटिंग टू एनफोर्समेंट। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे एनफोर्स होगा एंड कब एनफोर्स होगा, या आई कैन टॉक इट इन अनदर वे, कब एनफोर्स नहीं होगा, किस सिनारियो में एनफोर्समेंट नहीं होता है। सारी चीजें बच्चों हमको एक साथ पढ़नी है, बरोबर है? तो बच्चों ये हम पढ़ेंगे अलग रूल से अलग सेक्शन में, 32 से लेकर 36 तक। बट बच्चों बिफोर आई स्टार्ट विद द रूल्स, मैंने कल बताया था आपको कि फर्स्ट वी विल ट्राई टू कंप्लीट और ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। एंड बच्चों इसमें हमने कितने पॉइंट्स कल कवर किए थे? यस, आज इसे कंप्लीट करना पड़ेगा ना पहले हमें, देन वी विल गो टू द एनफोर्समेंट रूल्स। यस, आई थिंक मीनिंग मैंने होमवर्क दिया था पढ़ने को, एम आई राइट? कि आप कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग अपने से पढ़ लेना। रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस बच्चों हमने डिस्कस कर लिया था। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट विल ऑलवेज हैव अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, बट इन कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं होता है, वहां केवल एक ही प्रॉमिस होता है जो प्रॉमिसर करता है, उसके अगेंस्ट प्रॉमिस ही कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, सॉरी कोई प्रॉमिस नहीं करता। आर यू गेटिंग दिस? वेजरिंग में क्या होता है, बारिश होगी तो मैं 10,000 दूंगा, सामने बोलता है नहीं होगा तो मैं तुमको दूंगा, तो सेट ऑफ प्रॉमिस हो गया कि नहीं वेजरिंग में। बट इन कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बच्चों इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस का पैसा देगी अगर कुछ लॉस हुआ तो, अगर लॉस नहीं हुआ तो नहीं देगी, बरोबर है? तो बच्चों यहाँ कोई सेट ऑफ प्रोमिस नहीं होते। फिर बच्चों मैंने कल ये भी बताया था कि कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट दोनों में ही अनसर्टन इवेंट का होना जरूरी है, इवेंट अनसर्टन होना चाहिए कि नहीं, बरोबर है? ये मैंने डिस्कस किया था कि कॉमन है कि दोनों में एक इवेंट होना चाहिए ना अनसर्टन होना चाहिए। लेकिन डिफरेंस क्या है? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में बच्चों ये जो अनसर्टन इवेंट होगा वो मेन इवेंट होगा कि कोलेटरल इवेंट होगा? टाइप करो। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो अनसर्टन इवेंट होगा वो मेन इवेंट कहलाया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, या कोलेटरल इवेंट कहलाया जाएगा सपोर्टिंग? तो कोलेटरल। एंड बच्चों वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में अनसर्टेन इवेंट ही कॉन्ट्रैक्ट है। आर यू गेटिंग दिस? वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में अनसर्टेन इवेंट ही मेन कॉन्ट्रैक्ट है, वही कॉन्ट्रैक्ट का बेस है। वो कोई कोलेटरल इवेंट नहीं है, अनसर्टेन इवेंट है लेकिन कोलेटरल इवेंट नहीं है वो 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 हमारे वेजरिंग एग्रीमेंट का मेन कोर फैक्टर है, अनसर्टेन इवेंट का होना या ना होना। एंड बच्चों कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में वो कोलेटरल इवेंट है, ये फर्क है। ओके, फिर नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बच्चों ये मैं डिस्कस कर रहा था कि कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में वेजरिंग नेचर कभी नजर नहीं आएगा, कभी नजर नहीं आएगा। यही कारण है कि कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर जनरली वैलिड। व्हाट आई सेड, इन कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट यू विल नेवर फाइंड अ वेजरिंग नेचर। मान लो बच्चों कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में वेजरिंग नेचर दिखाई देने लगता है
तो आप इमीडिएटली वॉइड बोल दोगे, हर कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बोल दोगे। एंड आई रिपीट हियर, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर जनरली वैलिड। आई सेड जनरली वैलिड। एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं, बट इफ आई गिव जनरल आंसर, तो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड। ओके बच्चों, मुझे ये बताओ, मैंने कल बताया था कि नहीं, मैं आपको पेन बेचूंगा अगर मयूर सर ने ना बोला तो। चलो आंसर दो, अगर मयूर सर ने ना बोल दिया तो? मयूर सर वो पेन लेने से मना कर दिए तो वो पेन मुझे आपको बेचना ही पड़ेगा कि नहीं? तो वैलिड हो गया कि नहीं हमारा कॉन्ट्रैक्ट? फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया, क्योंकि जो कोलैटरल इवेंट था, बराबर है, उसने डिसाइड कर दिया हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा। कोलैटरल इवेंट क्या था? मयूर सर का हाँ ना बोलना। आई होप यू आर गेटिंग माई एग्जाम्पल्स। ओके ओके स्टूडेंट। एंड बच्चों, वेर एज वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें, तो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट का भी डेफिनेशन क्या था? कि वो फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड करेगा, टू डू और नॉट टू डू समथिंग। तो बच्चों, जहां हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा नेचर आ जाता है, तो उसको हम कॉन्टिंजेंसी नेचर कहते हैं। एंड बच्चों, हर वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्टिंजेंसी होगी। आप इस बात को मानते हैं? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लॉटरी लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती। तो लॉटरी बोला तो वेजरिंग एग्रीमेंट हो गया। एंड मैंने कहा लग भी सकती है लॉटरी, नहीं भी लग सकती है लॉटरी, मतलब कॉन्टिंजेंसी भी हो गया। मानते हैं इस बात को? तो बच्चों, चौथा पॉइंट जो कल मैं डिस्कस कर रहा था, रुक गया मैं, वो यही कह रहा है कि हर कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में वेजरिंग नेचर नहीं होगा। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में वेजरिंग नेचर नहीं होगा, लेकिन हर वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्टिंजेंट नेचर होगा ही होगा। सुना? ये 4 पॉइंट्स कल मैंने डिस्कस किए थे। रिमेनिंग 3 पॉइंट्स बच्चों मैं कवर कर लेता हूं, फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन सीए स्टूडेंट्स को मैं यहाँ एडवाइस दूंगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ के जाना एग्जाम में। आप बहुत ही फेमस डिस्टिंक्शन में से एक है, एंड सीए स्टूडेंट्स अगर इसको सुन रहे हैं तो 100% कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। ओके, एमसीक्यूज में कुछ भी पूछा जा सकता है। चलो पांचवा, इंटरेस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। बच्चे, इंटरेस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, बच्चे जो जिस सब्जेक्ट मैटर को लेकर कॉन्ट्रैक्ट हुआ रहता है, उसमें कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज का इंटरेस्ट है कि नहीं है, वो भी देखना चाहिए। मुझे ये बताओ, जब मैंने राहुल सर ने शर्त लगाई कि राहुल सर शर्त लगा लो अगले महीने 12-15 तारीख को बारिश होगी, उन्होंने कहा सर नहीं होगी। मैंने कहा हो गई तो आप 10,000 देना, नहीं हुई तो मैं 10,000 दूंगा। तो बच्चों यहाँ बताओ, हमने जो बेटिंग किया है, वेजरिंग एग्रीमेंट, क्या इसमें रेन को लेकर हमें कोई इंटरेस्ट है क्या? बारिश को लेकर हमारा कोई इंटरेस्ट है क्या? बारिश गिरे या ना गिरे, इसमें कोई हमारा सेल्फ इंटरेस्ट है क्या? द आंसर इज नो। नहीं। बच्चों, आंसर आपको नेगेटिव देना होगा, नहीं। हम सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। हमारा मेन हमारा मेन इंटरेस्ट क्या है? विनिंग लूजिंग। आर यू गेटिंग दैट? एक जीतेगा एक हारेगा, इस पर हमारा बेटिंग है। बारिश गिरे या नहीं गिरे, उस पर क्या फर्क पड़ता है? लेकिन बच्चों, अगर मैं वो फार्मर वाला एग्जांपल ले लूं, याद करो, फार्मर ने मेरे साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट किया, या मैंने फार्मर के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट किया, कि तुम्हारे फार्म का सारा फूड ग्रेन्स फ्रूट्स मुझे बेचना। फार्मर ने कहा मैं सारा फ्रूट्स फूड ग्रेन्स तुम्हें बेचूंगा अगर मॉनसून यानी कि बारिश अच्छी हुई तो। अब बताओ बच्चों, बारिश में क्या सेल्फ इंटरेस्ट है फार्मर का? बिल्कुल है, उसी पर पूरा डिपेंड है उसका। तो कहीं ना कहीं बच्चों, जो सब्जेक्ट मैटर होता है ना बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट का मेन सब्जेक्ट मैटर, उसमें कितना इंटरेस्ट है ये भी डिसाइड करेगा। तो बच्चों आप ही बताओ, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट होगा कि नहीं होगा? एंड व्हाट अबाउट वेजरिंग एग्रीमेंट? नहीं होगा। सब्जेक्ट मैटर में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है।
दे आर ओनली थिंकिंग अबाउट विनिंग एंड लूजिंग, एक जीतेगा एक हारेगा, बेटिंग है। बेटिंग किस पर आधारित है उस पर उनको कोई लेना देना नहीं, बरोबर है। लेकिन जब मैंने फार्मर वाला एग्जांपल लिया तो आपने देखा बारिश गिरना उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वो चाहेगा ही ना कि बारिश अच्छे से हो, ताकि मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट मैं कर सकूं गिरीश के साथ एंड मुझे भी 2 पैसे मिल जाए, है कि नहीं। तो बच्चों पॉइंट नंबर 5 देखो क्या लिखा है। पहले मैं कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का पढ़ता हूं बच्चों। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैव इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर इन कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों फार्मर के साथ साथ आपको लगता नहीं गिरीश ने, जिसने फार्मर के साथ एग्रीमेंट किया, उसको भी बारिश में इंटरेस्ट हो गया, क्योंकि बारिश अच्छी सी गिरेगी तो उसे मालूम है कॉन्ट्रैक्ट होगा। दोनों पार्टी का सेल्फ इंटरेस्ट हो गया कि नहीं बारिश गिरने में। एंड बच्चों वेजरिंग में देखो, द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैव नो इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। बारिश गिरे नहीं गिरे इससे उनको कोई लेना देना नहीं, सिर्फ बेटिंग लगाया, बस एक जीतना चाहिए एक हारना चाहिए। चलो पॉइंट नंबर 6, डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी ऑफ लूज एंड गेन, बराबर है। बच्चों मुझे बताओ लूज एंड गेम वाला सिस्टम है क्या कॉन्टिंजेंट में। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या लूज एंड विन वाले सिचुएशन में जाता है क्या। गेन यानी विन, जितना हारने पर आधारित है क्या कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। जीतने हारने पर आधारित है क्या, नहीं। जीतने हारने पर कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आधारित है। जीतना हारने पर कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आधारित है, वेजरिंग। बच्चों वही डिफरेंस है, देखो वही लिखा है। चलो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं पहले बच्चों। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट नॉट लिखा है। द डॉक्ट्रिन यानी प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी ऑफ लूज एंड गेन, विनिंग एंड लूजिंग पर आधारित नहीं है ये। विनिंग एंड लूजिंग वाला प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई नहीं होता है। लेकिन वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में विनिंग एंड लूजिंग ही गेम है, वही तो गेम है मेन। एक जीतेगा एक हारेगा, बरोबर है। उसमें जीतना हारने पर ही जोर दिया जाता है। सब्जेक्ट मैटर क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है बच्चों। एंड लास्ट पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, व्हाट अबाउट एनफोर्सिबिलिटी, व्हाट अबाउट वैलिडिटी पढ़ो। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स इज, पढ़ो क्या लिखा है, वैलिड। बच्चों ये बोलने के बजाय आई शुड से द वर्ड कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर जनरली वैलिड। एम आई राइट, दे आर जनरली वैलिड। Contingent contracts are generally valid and wagering agreement is generally void. आई थिंक आप जनरली वर्ड यूज करोगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि देर आर सर्टन एक्सेप्शंस और देर विल बी सर्टन एक्सेप्शंस। पढ़ाई लॉ के लिए रहता है तो मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। लॉ रहता है तो लॉ का एक्सेप्शन रहता है बच्चों, आप एग्री करते हैं ना इस बात से। तो बच्चों मैं सभी से पूछना चाहूंगा, 1 मिनट ले लो एंड जरा ऑल द 7 पॉइंट्स पर नजर डालो एंड टेल मी हॉनेस्टली, क्या ऑल द 7 पॉइंट्स डिस्टिंक्शन पॉइंट्स क्लियर हुए, और शुड आई डिस्कस एनीवन जो आपको नहीं समझा, एनी एनी पॉइंट विच यू आर नॉट अंडरस्टूड। प्लीज गिव ऑनेस्ट रिस्पॉन्स, प्लीज यू हैव टू गिव वेरी ऑनेस्ट रिस्पॉन्स।
देखो बच्चों, नहीं समझा है तो बोल दो ये पॉइंट नहीं समझा है, तो मैं उसे फिर समझाऊंगा। मैसेज आ गया। थोड़ा आज जल्दी होगा खत्म, रीजन है क्योंकि तो हाँ, मैं आता हूँ ना ऊपर, मेरे को दोषी से काम है। दोषी सर ने बोला है। हाँ, राहुल सर ने, तो मेरे रैक में रखना। एक मिनट, इसमें रख, इसे रख दो। हाँ रख दो, ठीक है। ओके स्टूडेंट, सो is there any doubt you are supposed to ask me, or shall I continue? Okay, अभिशंकर, वेरी गुड फॉर योर क्विक रिस्पॉन्स। जरा रिस्पॉन्स देते चलो बच्चों, मुझे समझ में आना चाहिए। ओके, लेट अस कम टू द एनफोर्सिबिलिटी रूल्स। बच्चे इसको बहुत ध्यान से सुनना है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एंगल से समझना है। बच्चा आई सेड पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एंगल से समझना है, बरोबर है। अब ये कैसे समझेंगे जरा देखो, रूल्स हैं बच्चों, अलग से सेक्शन में दिए गए हैं। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर जनरली वैलिड, ये तो हमने पढ़ लिया। जब मैंने कहा वैलिड तो इसका मतलब इनफोर्सेबल है वो। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर इनफोर्सेबल। व्हाट डू यू मीन बाय इनफोर्सेबल? मतलब बच्चों, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का प्रॉमिस अगर मैंने पूरा नहीं किया तो बच्चों आप मेरे ऊपर केस कर सकते हो कि नहीं, एंड कोर्ट की मदद से वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करवा सकते हो। उसी को हम एनफोर्समेंट बोलते हैं, एनफोर्सिबिलिटी बोलते हैं। ओके, आपको याद होगा, ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी हमने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे, याद है बच्चों? ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल, अनएनफोर्सेबल, बहुत सारे टाइप्स हमने पढ़े थे, याद होगा। वेरी गुड। तो बच्चों अब ये सिर्फ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को लेकर एनफोर्समेंट के रूल्स बनाए गए हैं, अलग अलग सिचुएशन पॉजिटिव नेगेटिव को लेकर। अब आप सोच रहे होंगे पॉजिटिव नेगेटिव क्या बोल रहे हैं सर कब से, देखो अभी एक एक समझ में आएगा। ओके, ध्यान से देखना बच्चों, वी विल फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन ए पार्ट। ए पार्ट जब तक कंप्लीट नहीं होता पूरा, मुझे लगा 100% नहीं समझा, तब तक बच्चों मैं पढ़ाते रहूंगा, ध्यान देना। The rules relating to enforcement of contingent contract are laid down in sections 32, 33, 34, 35, 36। यानी टोटल 5 सेक्शंस में हमें कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के एनफोर्समेंट रूल्स पढ़ने हैं। ठीक है बच्चों, अब उसमें से वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। बच्चों पहले फर्स्ट वन, ए का हेडिंग जो लिखा है ना बोल्ड लेटर में, ब्लैक बोल्ड लेटर में, वो हेडिंग को पहले समझने का ट्राई करो। मैं पहले हेडिंग को समझाने का ट्राई करता हूं आपको। एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिंजेंट, कॉन्टिंजेंट मतलब डिपेंड यहां पर, ऑन एन इवेंट हैपनिंग। बच्चों उस वर्ड पे जरा ध्यान दीजिए। इस बार कॉन्ट्रैक्ट का एनफोर्समेंट, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का एनफोर्समेंट तभी होगा जब उस पर्टिकुलर कोलैटरल इवेंट हैपन्स होगा। वो कोलैटरल इवेंट अगर होगा तो हमारा कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्स यानी कि वैलिड। यानी बच्चों रिवर्स पूछ रहा हूं, अगर नहीं हुआ तो, अगर वो कोलैटरल इवेंट नहीं हो पाया तो फर्स्ट रूल में, तो वॉइड, उल्टा बोल देने का आंसर वॉइड, वेरी गुड। एंड अगर इवेंट हैपनिंग हुआ तो, यानी वो इवेंट हो गया तो, वो इवेंट हो गया तो जिस पर हमारा कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस है, वेरी गुड। पढ़ाने से पहले बच्चों मैं आपसे आंसर ले रहा हूं, वेरी गुड वेरी गुड, सभी लोगों को वेरी गुड मेरी तरफ से, फैंटास्टिक। पढ़ने से पहले बच्चों हेडिंग से ही बहुत कुछ समझ जाने की कोशिश करने का बच्चों। अब क्या लिखा है देखो बच्चों, मैं अगर आपसे ऐसे ही जनरली अगर पूछूं, क्वेश्चन पूछता हूं बच्चों, कि मैंने और आप में कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने आपसे क्या कॉन्ट्रैक्ट किया, स्टूडेंट आई विल पे यू 1,000 रुपीज। अगर, हाँ बच्चों आवाज आ रही है,
स्क्रीन दिख रहा है सबको? आवाज आ रही है? स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? ओके स्टूडेंट, सो आई थिंक जो ए पॉइंट मुझे पढ़ाना था बच्चों, आई थिंक वो क्लियर हो गया है आपको हेडलाइन से ही। नाउ लेट अस रीड, क्या बोल रहे हैं देखो। बरोबर, आई थिंक मैं कुछ एग्जांपल दे रहा था आपको, एम आई राइट? मेरा एग्जांपल दे रहा था कि बच्चों मैंने आपसे क्या कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको 1000 रुपीज दूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन एक कंडीशन है, आने वाले संडे टेस्ट में आप लॉ में आउट ऑफ मार्क्स निकालो। अब बच्चों मुझे ये बताओ, कोलेटरल इवेंट क्या है? मार्क्स निकालना, एम आई राइट? हम आउट ऑफ मार्क्स निकालेंगे तो ही सर पैसा देंगे। हेलो। एंड बच्चों मुझे ये बताओ, आउट ऑफ मार्क्स आ भी सकता है संडे टेस्ट में, नहीं भी आ सकता है। कॉन्टीजेंट है कि नहीं? अब बच्चों बताओ, मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट जो किया है कॉन्टीजेंट, ये इवेंट हैपनिंग वाला किया है कि नॉट हैपनिंग वाले पे किया है? बेस क्या है इसका? हैपनिंग बेस, पॉजिटिव बेस या नेगेटिव बेस? ओके। अब बच्चों मान लो कि मेरे संडे टेस्ट में पार्थ ने आउट ऑफ मार्क्स निकाल दिया। पार्थ का एग्जांपल ले रहा हूं। पार्थ ने आउट ऑफ मार्क्स निकाल लिया, तो आपको लगता नहीं पार्थ ने, क्योंकि वो कंडीशन सेटिस्फाई किया, वो जो कोलेटरल इवेंट मैंने रखा तो वो हैपन हुआ, आउट ऑफ मार्क्स आए, तो आप बताओ क्या मुझे 1000 रुपया देने के लिए क्या मैं लाइबल हो गया? क्या मेरी लाइबिलिटी अराइज हो गई 1000 रुपया देने की? इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि वॉइड है? पार्थ के आउट ऑफ मार्क्स निकालने से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वैलिड हो गया, क्योंकि बच्चे इवेंट क्या था? हैपनिंग इवेंट था। क्या था बोलो? हैपनिंग इवेंट। ओके। बेस क्या था? हैपनिंग वाला। आई होप यू अंडरस्टूड फर्स्ट रूल, पहला एनफोर्सेबल रूल। अगर मैं कहूं किसी भी बच्चों को आउट ऑफ नहीं आया, बहुत बच्चों को, बच्चों 99 मार्क्स आया, 98 आया, लेकिन आउट ऑफ किसी को नहीं आया, तो बताओ मेरी लाइबिलिटी निकलेगी पैसा देने की? नहीं, क्योंकि हमारा रूल ही यही था, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का रूल ही यही था कि ये इवेंट होगा, हैपन होगा तो ही वैलिड, नहीं होगा तो नॉट वैलिड यानी वॉइड। इज दैट क्लियर? फर्स्ट प्रिंसिपल क्लियर? देखो बच्चों, बहुत स्लो डिस्कशन में जा रहा हूँ। यहाँ से इस यूनिट 6 से बच्चों दो ही कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ने हैं, कॉजी एंड कॉन्टिजेंट, एंड बहुत ज्यादा मार्क्स मिलता है बच्चों यहाँ से, याद रखना। चलो मैं अभी रीड करता हूँ बच्चों, रीडिंग अभी मेरा सिर्फ फॉर्मेलिटी रह गया। देखो, where contract identifies happening of future contingent event, आपको आउट ऑफ मिलेगा नहीं मिलेगा ये फ्यूचर कॉन्टिजेंट इवेंट है। व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड फ्यूचर कॉन्टिजेंट इवेंट? कॉन्टिजेंट मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड until and unless the event happens। आप कॉन्ट्रैक्ट को तब तक एनफोर्स नहीं कर सकते जब तक वो इवेंट नहीं हो जाता। यानी सीधी बात है, अगर वो इवेंट हो गया तो हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स, अगर वो इवेंट नहीं हुआ, इम्पॉसिबल हो गया, तो हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। उन्होंने नेक्स्ट लाइन भी लिखा है, देखो इसके लिए आपके लिए, इफ द हैपनिंग ऑफ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। बच्चों आउट ऑफ नहीं आया, 99 मार्क्स आया, कुछ बच्चों ने तो एग्जाम ही नहीं दिया कुछ बच्चों ने एग्जाम ही नहीं दिया, इम्पॉसिबल। तो क्या बताओ, तो क्या मेरा 1000 रुपया देना जायज है क्या, जब वो इवेंट हुआ ही नहीं? कुछ बच्चों ने तो एग्जाम ही नहीं दिया, मार्क्स का तो छोड़ो, तो बच्चे इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, है कि नहीं? तो आई होप यू अंडरस्टूड द फर्स्ट एनफोर्समेंट रूल। क्या लिखा है देखो, सेक्शन 32 सेज दैट, वही बच्चों जो ऊपर पढ़ा ना बच्चों, वही है, सेम टू सेम। ओके, जस्ट रीड इट एंड जस्ट लीव इट। Where a contingent contract is made to do or not to do anything, if an uncertain future event happens, it cannot be enforced by law unless and until that event has happened. If the event becomes impossible, the contract becomes void.
अब बच्चों आप उसके नीचे आपके बुक का दिया हुआ एग्जाम्पल पढ़ो। आपने मेरा एग्जाम्पल तो समझ लिया है, आउट ऑफ मार्क्स वाला, बट व्हाट अबाउट योर टेक्स्ट बुक? आपके बुक ने जो एग्जाम्पल दिया उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे बी अ सम ऑफ मनी। बच्चों ये मेन कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ? जहां ए बी को एक पर्टिकुलर सम ऑफ मनी देने का प्रॉमिस कर रहा है। लेकिन बच्चों कोलैटरल इवेंट क्या है? ए बी को पैसा कब देगा? व्हाट इज कोलैटरल इवेंट? व्हेन बी मैरीज सी। बच्चों बी सी से शादी करेगा तो ही ए बी को पैसा देगा। तो बच्चों ये बी एंड सी की शादी ये कोलैटरल इवेंट हुई कि नहीं? अब बच्चों मुझे ये बताओ, बी एंड सी की शादी हो गई, इवेंट हैपन्स, तो कॉन्ट्रैक्ट? अगर बी एंड सी की शादी हो गई तो? हाँ, नहीं हो पाई तो किसी कारणवश नहीं हो पाई तो दोनों का शादी बी एंड सी का नहीं हो पाया तो क्या ए पैसा देगा बी को? नहीं, वॉइड। बच्चों वेरी सिंपल एग्जांपल। और बच्चों हुआ क्या देखो, सी डाइज विदाउट बीइंग मैरिड टू बी। सी की डेथ हो गई, बी से शादी किए बिना ही डेथ हो गई। तो बच्चों अब जब सी की डेथ हो गई तो बी के साथ शादी पॉसिबल है क्या उसका? तो यहाँ इवेंट हुआ कि इवेंट हैज बिकम इम्पॉसिबल? तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट हमारा इवेंट हैपनिंग पर डिपेंड था ना। इवेंट होगा तो ही मैं दूंगा, एंड यहाँ इवेंट इम्पॉसिबल हो गया। तो बच्चों फाइनली द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स क्या बोलो? वॉइड। आई होप यू अंडरस्टूड ए पॉइंट। सेक्शन 32 क्लियर सबको? अच्छा, अब बच्चों एग्जैक्टली नेगेटिव सोचो, एग्जैक्टली रिवर्स सोचो। नेक्स्ट रूल देखो क्या है। एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की एनफोर्समेंट तब मानी जाएगी जब कोलैटरल इवेंट नहीं होगा। उल्टा, रिवर्स। अब बच्चों अगर कोलैटरल इवेंट नहीं हुआ, इम्पॉसिबल हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अब दो लोगों के बीच में जो कोलैटरल इवेंट पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर वो कोलैटरल इवेंट नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? प्रियांशु, अरे बेटा, वैलिड हो जाएगा। क्यों वैलिड हो जाएगा? क्योंकि अब हमारा एनफोर्समेंट का रूल क्या कहता है? इवेंट नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। अगर बच्चों इवेंट हो गया तो, सेकेंड रूल में इवेंट हो गया तो, इवेंट हो गया तो प्रियांशु, डाउट समझ में आया आपको? आपका मिस्टेक समझ में आया? वेरी गुड। वॉइड हो जाएगा बच्चों। वही तो कह रहा हूं अभी, एकदम रिवर्स सोचने का। सही है? तो आई थिंक आइडिया आ गई सबको। तो बच्चों मैं सेक्शन 33 रीड करता हूँ। मैं तो इसको फॉर्मेलिटी मात्र बोलता हूँ। आपको समझना है मेन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जो आप रीड करेंगे अगर वो क्लिक हुआ 100%, तो बच्चों मैं तो खुश हो ही जाऊंगा कि मैं सफल हो गया आपको कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाने में। ठीक है बच्चों? बाकी अभी जो थियरी पढ़ूंगा बच्चों वो तो क्लियर है ही, वो तो आप दो दो तीन तीन बार पढ़ेंगे तो आइडिया आ ही जाएगा क्या लिखा है। जरा देखो सेकंड एनफोर्समेंट रूल क्या लिखा है। वेयर कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज मेड कॉन्टिजेंट ऑन अ नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट, यानी इस बार हमने जो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट किया है कि नहीं, उसका मेन कोलैटरल इवेंट डिपेंड करेगा नॉन हैपनिंग पर। यानी कोलैटरल इवेंट नॉन हैपनिंग इवेंट हुआ तो ही हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स, एंड अगर हो गया तो बच्चों कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। बच्चों एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहा हूं।
बच्चों आई सेड एग्जाम्पल, अभी तो मेरी डॉटर बहुत छोटी है, बट एक एग्जाम्पल मान लो बच्चों, डॉटर बड़ी हो गई एंड वो किसी लड़के से प्यार करने लगी, मान लीजिए। अब वो लड़का मुझे पसंद नहीं, एज यूजुअल बच्चों, विलन, फिल्मी कहानी है कि नहीं? फिल्मी कहानी, गिरीश सर की जुबानी, है कि नहीं? वही पुराना घिसा पिटा। तो बच्चों, अब मेरी डॉटर को एक लड़का पसंद बट हमें पसंद नहीं है कि नहीं? तो मैंने उस लड़के को बुलाया सीक्रेटली, प्राइवेटली, एंड उसको क्या कहा कि तू अगर वादा करता है मेरे से, मेरे बेटी से शादी नहीं करेगा, मना कर देगा शादी करने के लिए, तो मैं तुझे 1 लाख रुपया दूंगा। गिरीश यानी मैं उस लड़के को 1 लाख रुपया दूंगा अगर उसने मेरी बेटी से शादी करने को मना कर दिया तो। बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया? उस लड़के के साथ मैंने कैसा कॉन्ट्रैक्ट किया? तो बच्चों, इस कॉन्ट्रैक्ट का बेस क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? हाँ, अब बच्चों, अब एग्जाम्पल को आगे सुनो। उसने मान्य भी कर लिया कि हाँ मैं शादी के लिए मना कर दूंगा। मैंने, तू मना तो कर उसके सामने, तो मैं 1 लाख रुपया दे दूंगा, है कि नहीं? बच्चों, 3 दिन बाद वो शादी करके आया, मेरी बेटी शादी करके आ गई उसके साथ। चलो आंसर दो। 3 दिन बाद दोनों शादी करके घर पे आ गए आशीर्वाद लेने मेरा। यानी मैंने उससे 1 लाख रुपया देने का जो प्रॉमिस किया था, वैलिड या वॉइड? वॉइड हो जाएगा कि नहीं? एंड अगर उसने मेरी बेटी के सामने उसको शादी करने से मना कर दिया, ब्रेकअप हो गया दोनों का, अब वैलिड। बच्चों, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, मेरे घर की कहानी नहीं है। हाँ, मैं पहले ही बताता हूँ, डॉक्टर अभी मेरी बहुत छोटी है। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, हाँ बच्चों। हाँ, डोंट टेक इट पर्सनली। ओके। तो आई थिंक अभी नॉन हैपनिंग इवेंट पर बच्चों एनफोर्सेबिलिटी का रूल कैसे बेस्ड है, आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ बच्चों, पढ़ रहा हूँ, देखो। Where contingent contract is made contingent on non-happening of event, it can be enforced only when its happening becomes impossible. बच्चे, ये कॉन्ट्रैक्ट तभी एनफोर्स्ड होगा जब वो इवेंट इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब इम्पॉसिबल हो जाएगा मतलब वो कभी भी हैपन नहीं होगा। सेक्शन 33 says that where contingent contract is made to do or not to do anything, if an uncertain event does or does not happen, it can be enforced only when the happening of that event becomes impossible and not before. आई थिंक मैंने जो डॉटर वाला एग्जांपल दिया, अगर वो परफेक्टली समझा है